हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक सीरीज लॉन्च की गई थी रिलेटेड टू यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम खास तौर पे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर रहे थे ईयर बाय ईयर एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2019 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आज की वीडियो में हम 2020 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखो जो पूछा गया, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के पास इक्वल पावर्स रहती हैं कौन से मैटर्स के ऊपर? नंबर वन, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस। जैसे हम ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं तो हमारे पास आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये सारी हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज है। अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो तो क्या दोनों सदन के पास सेम पावर है? नंबर टू, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान में अमेंडमेंट करनी है तो क्या दोनों के पास सेम पावर है? नंबर थ्री, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सरकार को निकालना है, जैसे हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की, क्या दोनों के पास सेम पावर है? नंबर फोर इज मेकिंग कट मोशंस। तो कट मोशंस, इकोनॉमिक कट मोशन, पॉलिसी कट मोशंस की हम डिस्कशन करते हैं, तो क्या उसमें दोनों के पास सेम पावर है? तो आपने बताना है कि इन चारों में से किस मैटर में लोकसभा राज्यसभा की सेम पावर है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अमेंड करने की पावर लोकसभा एंड राज्यसभा के पास सेम रहती है। संविधान को अमेंड करने के लिए जो अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा वो लोकसभा में भी ओरिजिनेट हो सकता है, राज्यसभा में भी ओरिजिनेट हो सकता है, और दोनों सदन उस बिल को सेपरेटली बैठकर पास करेंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसमें ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं हो सकती है। राइट? सो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कि दोनों के पास सेम पावर रहती है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें से मेजर दो पावर है, एक तो है आर्टिकल 249 के अंदर, जिसमें बोला जाता है इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इनएमोरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। अगर राज्यसभा के द्वारा 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से एक बिल पास कर दिया जाए, एक रेजोल्यूशन आप बोल सकते हो पास कर दिया जाए कि स्टेट लिस्ट में लिखे गए किसी सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट को वो अथॉरिटी मिल जाएगी, क्योंकि राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नंबर टू है आर्टिकल 312, जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया है इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। अगर कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो सबसे पहले उसका प्रस्ताव कौन पास करेगा? राज्यसभा। राइट? तो यहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, जो यहाँ पे जो पूछा गया एक स्कीम के रिलेटेड है, बड़ी पुरानी स्कीम है, 1993 की स्कीम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको एमपी लैड्स भी बोला जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो एमपी लैड्स जो हमारी स्कीम है उसके रिलेटेड कुछ चार स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। नंबर वन स्टेटमेंट, MPLADS funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. तो मतलब हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और कुछ असेट्स मतलब कुछ संपत्ति जो है वो क्रिएट की जाएगी रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए। नंबर टू, a specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST population। तो यहां पे एक MP को इस स्कीम के तहत जितना पैसा दिया जाएगा उसका कुछ हिस्सा उसने खर्च करना है SC/ST की वेलफेयर के लिए। ओके। नंबर थ्री, MPLADS funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year। स्टेटमेंट पे बोला जा रहा है कि हर साल के लिए अलग से फंड जो है वो दिया जाता है। अगर मान लो पिछले साल में वो पूरा फंड आप खर्च नहीं कर पाए हो तो नेक्स्ट ईयर में वो फंड ट्रांसफर नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। नंबर फोर, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ द ऑल वर्क्स अंडर द इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर। टोटल जितने भी वर्क चल रहा है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से कम आप बोल सकते हो 10% जो है उसको आपने इंस्पेक्ट करना है। किसने? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, जिसमें बोला जा रहा है कि
हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड ड्यूरेबल जो असेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि एससी एसटी को बेनिफिट मिलना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि फंड अगले साल में ट्रांसफर नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, अगले साल में फंड बिल्कुल ट्रांसफर होता है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज इसको इंस्पेक्ट भी करती हैं। तो मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, तो आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 4। थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो यहां पे देखो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, डी, दैट इज 1, 2 एंड 4। इस चीज को आपने याद रखना है। तो अगर हम एमपी लेट्स दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की बात करते हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है दिसंबर 1993 के अंदर, राइट। देन इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें क्या है, हर एक एमपी को एम्पावर किया जाता है टू स्पेंड अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसको कुछ पैसा दिया जाएगा, जिस पैसे का वो एमपी इस्तेमाल करेगा क्या करने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट करवाने के लिए, मतलब वहां पे रहने वाले लोगों को क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कीम। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एमपी लेट्स इज प्लान स्कीम फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये पूरा पैसा जो एमपी को दिया जाएगा ये केंद्र सरकार देगी, स्टेट सरकार की इसमें हिस्सेदारी नहीं होती है। और जो एनुअल एमपी लेड फंड्स एंटाइटल्ड पर एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज 5 करोड़। 5 करोड़ रुपया हर एक एमपी को दिया जाएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर खर्च करने के लिए। और अगर एक साल में जितना पैसा मिला है वो खर्च नहीं हो रहा है, तो वो अगले साल में ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो अनटचेबिलिटी को डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में रखते हुए प्रोहिबिट करने की बात करता है। नंबर 1 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, नंबर 3 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड नंबर 4 राइट टू इक्वालिटी। तो यहां पे देखो हमारे पास डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 17 जो है वो मेंशन करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 जो है 14 से लेके 18 तक, ये सारे आर्टिकल्स जो है ये किस में आते हैं, राइट टू इक्वालिटी में। इसमें जो आर्टिकल 17 है विद इन राइट टू इक्वालिटी दैट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी। इसको आपने याद रखना है। सो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपके पास 14 से लेके 18 तक आर्टिकल्स हैं, सबको देख लेते हैं किसमें क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको मेंशन किया जाता है आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो ये प्रोहिबिट करता है कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। आर्टिकल 16 बात करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आर्टिकल 17 खास तौर पे बात करता है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए। और आर्टिकल 18 जो है ये बात करता है अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स, खास तौर पे हेरिडिटरी टाइटल्स जो क्या है इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, राइट। सो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। सो हमारे देश के अंदर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में सेपरेशन होनी चाहिए, ये बात कहां पे लिखी गई है। नंबर 1 द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नंबर 3 द 7th शेड्यूल एंड नंबर 4 द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। सो कहां पे ये बात मेंशन की गई है कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन होनी चाहिए। तो आपने जरूर पढ़ा होगा, इट इज डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पे हमारे पास जो आर्टिकल 50 है डीपीएसपी के अंदर, हमारे पास टोटल 36 से लेके 51 तक आर्टिकल्स आते हैं अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से आर्टिकल नंबर 50 जो है सीधे तौर पे बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिशिएबल है, राइट। इसको आप बोल सकते हो कि कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। ये एक तरीके के सुजेशंस है जो किसको दिए गए हैं, स्टेट को दिए गए हैं, गवर्नमेंट को दिए गए हैं कि इन सुजेशंस को मद्देनजर रखते हुए अगर वो पॉलिसीज बनाते हैं तो वो अपनी कंट्री को एक वेलफेयर कंट्री बना सकते हैं, राइट।
आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, along with the budget the finance minister also places other documents before the parliament which includes the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जब बजट पेश किया जाता है तो उसी दौरान एक और डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है जिसका नाम है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसको पेश करने के बारे में कौन से आर्टिकल या कौन से एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है? सो चार आपके पास ऑप्शंस है। नंबर 1, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, कि पार्लियामेंट में एक रीत चलती है, एक लंबे समय से कन्वेंशन चल रही है कि ये भी आपने साथ में प्रेजेंट करना है। नंबर 2, आर्टिकल 112, आर्टिकल 110 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3, आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नंबर 4, प्रोविजंस ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो कौन सा वो डॉक्यूमेंट, कौन सा वो एक्ट, कौन सा वो आर्टिकल है जो बात करता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को बजट के साथ साथ द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करना है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा द प्रोविजंस ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। आई होप आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। जो फिस्कल डेफिसिट का बहुत बड़ा इशू हमारे देश के अंदर रहता है, उसके ऊपर भी लिमिट्स लगाने के लिए इस एक्ट को पास किया गया, जिसमें बोला गया था कि 2008 तक आपने क्या करना है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करके आपने 3% पे ले आना है, 3% ऑफ द जीडीपी, जो आज तक नहीं हो पाया है। और हर बार जब बजट रखा जाता है तो इसके ऊपर हमेशा डिस्कशन होती है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो एक्ट है इसको पास किया जाता है 2003 के अंदर। और अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट की, ये क्या चीज है? इट कंटेन्स एन असेसमेंट ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी विद स्पेसिफिक अंडरलाइंग अजम्पशंस। मतलब किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है या आगे ग्रो करेगी और क्या क्या पर्सपेक्टिव्स आपके वहां पे हैं, उसके बारे में ये बात करेगा। सिंपल, इट इज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ। It contains an assessment regarding the expected GDP growth rate, fiscal balance of the central government and the external sector balance of the economy. The statement is submitted annually. हर साल ये स्टेटमेंट रखी जाती है, जो इंडिया का ट्रेड कैसे चल रहा है, इंडिया की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका डाटा, आगे एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के अंदर दिया जाता है। अगर हम एफआरबीएम एक्ट 2003 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट है जिसको ये मैंडेट करता है कि आपने जरूर रखना है। नंबर 1 हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे। नंबर 2 है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। नंबर 3 हमारे पास है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। नंबर 4 है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट है जो एफआरबीएम एक्ट बोलता है कि प्रेजेंट किए जाएंगे, राइट? इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक संवैधानिक गवर्नमेंट क्या होगी? नंबर 1, द गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ऐसी गवर्नमेंट जिसको लेजिस्लेचर चलाएगा। नंबर 2, पॉपुलर गवर्नमेंट, मतलब क्या है? जनता की गवर्नमेंट होगी। नंबर 3, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होंगी। नंबर 4, लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब उसकी पावर्स लिमिटलेस नहीं होंगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। तो देखो हमारे पास हम एक पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला जाता है कि इट प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट, है ना, लिमिट्स लगाते हैं, यहाँ पे बोल सकते हो सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाकर कोई लॉ नहीं बना सकती, तो ऑटोमेटिकली उनकी पावर वहां पे लिमिट हो जाएगी। तो मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है? एक लिमिटेड गवर्नमेंट है। सिंपल चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक लॉ है
और जहां पे लॉ आ जाएगा वहां पे ऑटोमेटिकली लिमिटेशंस आएंगी ही आएंगी, क्योंकि लिमिटेशंस लगाने के लिए ही लॉ लाया जाता है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करें तो ऑटोमेटिकली मतलब उसकी पावर्स अनलिमिटेड नहीं होंगी, लिमिटेड पावर्स होंगी। अब किसी भी सिनेरियो में देखें, हमारी सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, सरकार को भी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन चलना पड़ता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये चीज आप नहीं कर सकते हो तो वो नहीं कर पाएंगे। तो उसका एग्जैक्ट यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगा लिमिटेड गवर्नमेंट। इसको आपने याद रखना है। देखो अगर हम बात कर देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, मतलब जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं जो सरकार को चलाते हैं, वो सारे एट द एंड लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, एमपीज होते हैं, है ना। लोकसभा या राज्यसभा के एमपी वो होने चाहिए। बट अगर हम बात करें यूएसए के सिस्टम की, जो कि अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, वहां पे जो प्रेसिडेंट है वो तो वहां के लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते हैं, वहां के जो मिनिस्टर हैं वो तो वहां के लेजिस्लेचर के मेंबर होना जरूरी नहीं है। इट मींस लेजिस्लेचर की गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं होती है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राइट तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो यूएसए में चलता है वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, उनका भी तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। Next question. Other than fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and the provisions of the Universal Declaration of Human Rights 1948? देखो ये तो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे पास कुछ अधिकार दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं डिराइव कहां से किए गए हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948। उसके अलावा भी हमारे संविधान के कुछ पार्ट्स हैं जहां पे इसके बारे में बात की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या वो प्रीएम्बल है, क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या फिर वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्या इन तीनों में भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कुछ ड्राइव किया गया है या नहीं किया गया है? तो ये तीनों की तीनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगी, क्योंकि ये तीनों इक्वालिटी के ऊपर बात करती हैं। इक्वालिटी हर जगह इंपॉर्टेंट है, और इक्वालिटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ ड्यूटीज भी होंगी, वो भी वहां पे मेंशन की गई हैं, राइट। सोशल वेलफेयर की, इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं तो वो डीपीएसपीज के अंदर मेंशन किया गया है। लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में प्रीएम्बल के अंदर मेंशन किया गया, और ये सारी चीजें ह्यूमन राइट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो मतलब तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट हैं जो सही रहेंगी। फंडामेंटल राइट्स के अलावा ये तीनों भी बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मतलब वहां से कुछ ना कुछ डिराइव किया हुआ है। तो यहां पे ध्यान से देखो ह्यूमन राइट्स बोलते हैं कि जितने भी इंसान हैं दे बॉर्न फ्री, और उनके कुछ बेसिक अधिकार उनको मिलने चाहिए। कोई भी इंसान हो, चाहे वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो, उसके भी कुछ बेसिक ह्यूमन राइट रहते हैं, मतलब इंसान होने के लिए जो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो वहां पे बोला क्या जाता है, एवरीवन हैज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। मतलब फंडामेंटल राइट्स में भी ये बात की जा रही है ना, आर्टिकल 21 इसी की बात करता है, तो मतलब ये वहां से डिराइव हो रहा है। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया आल्सो स्पीक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, हमारे प्रीएम्बल में भी यही बात दोहराई जाती है। नंबर 2 देखो, आर्टिकल 22 जो है ह्यूमन राइट्स का, वो क्या बात कर रहा है, असर्ट्स दैट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ indispensable for human dignity and development of the human personality। वो बोल रहे हैं कि कुछ बेसिक इकोनॉमिक, सोशल अधिकार होने चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की पर्सनैलिटी। तो इसके ऊपर हमारे जो डीपीएसपी है वो बात करते हैं। देन आर्टिकल 29 ऑफ द ह्यूमन राइट्स बात करते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बात करते हैं अबाउट द ड्यूटीज, और वैसे ही कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के अंदर है। तो मतलब तीनों चीजों ही को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं मेल खाती हैं किसके साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल एड सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स। तो यहाँ पे जो फ्री लीगल एड के लिए हमारे पास नलसा का जो एक्ट है वो किस किस को फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करता है। नंबर 1, पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज। नंबर 2, transgender with annual income of less than 2 lakh rupees. Number 3, members of other backward classes with annual income less than 3 lakh rupees. Number 4, all senior citizens।
देखो फ्री लीगल एड जो है ये खास तौर पे उनको प्रोवाइड की जाती है जो इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बोल देते हैं ऑल सिटीजन्स, ऑल सीनियर सिटीजन, देखो सारे सीनियर सिटीजन इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं होंगे, तो ऑल आ गया तो पहली बात तो स्टेटमेंट नंबर 4 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, मतलब स्टेटमेंट बी भी सही नहीं हो सकती एंड स्टेटमेंट डी भी सही नहीं हो सकती है। अब तीसरे को देखो, मेंबर्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस विद एन एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख रुपीस, ओबीसी के बारे में एज सच डायरेक्टली कुछ मेंशन किया ही नहीं गया इस एक्ट के अंदर, इस फ्री लीगल एड के अंदर, राइट। तो ये भी गलत है, तो बचा हमारे पास क्या 1 एंड 2, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मतलब अगर किसी पर्सन की इनकम एनुअल इनकम 1 लाख से कम है और ट्रांसजेंडर की एनुअल इनकम 2 लाख से कम है तो वो इसका फायदा जो है वो उसको उठा सकते हैं, इस चीज को आपने याद रखना है। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है इसको पास किया जाता है 1987 के अंदर फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। यहां पे आपने याद रखना है कि देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड स्पेशली फॉर ओबीसी, हेंस जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। अच्छा एक और चीज है, फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स नलसा कवर्स पर्संस हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 लाख, ज्यादातर स्टेट्स में यही बोला जाता है कि अगर 1 लाख से इनकम कम है तो वो फ्री लीगल सर्विस ले सकते हैं, बट फॉर दिल्ली देयर इज मेंशन of the income ceiling for transgender in नलसा पोर्टल which is 2 लाख रुपीस। सो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो वहां पे खास तौर पे जो उनका पोर्टल है वहां पे मेंशन किया गया कि ट्रांसजेंडर्स के लिए 2 लाख मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, और सारे सीनियर सिटीजन्स को ये एड नहीं मिलती है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे उन्हीं को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा उसकी बेसिक डेफिनेशन पूछ रहे हैं। नंबर 1, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, मतलब सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके गठबंधन से सरकार बनेगी। क्या ऐसा होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? बिल्कुल भी नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता और हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। नंबर 2, the government is responsible to the parliament and can be removed by it, जो सरकार है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगी और उसको निकाला जा सकता है। क्या हमारे यहाँ पे ऐसा होता है? तो बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ पे लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार को उसके दफ्तर से बाहर कर सकती है, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी और यही हमारा आंसर भी रहेगा। थर्ड भी देख लेते हैं, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी और जनता ही उसको निकाल सकती है। क्या हमारे देश में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है, जनता नहीं निकालेगी, पार्लियामेंट निकालेगा, राइट, जनता के रिप्रेजेंटेटिव। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फिक्स टर्म, जो सरकार है वो पार्लियामेंट चूज करेगा और 5 साल पूरे होने से पहले पार्लियामेंट सरकार को नहीं निकाल सकता। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें सरकार पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल रहती है। आर्टिकल 75 को याद करो जो बताता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टुवर्ड्स लोकसभा। लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके निकाल सकती है किसको? सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मतलब सरकार को। तो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल फॉर द वेलफेयर स्टेट। सो कौन सा पार्ट है जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है? सो नंबर 1 देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नंबर 2 फंडामेंटल राइट्स, नंबर 3 प्रीएम्बल, नंबर 4 7th शेड्यूल। सो कौन सा पार्ट है संविधान का जो बात करता है वेलफेयर स्टेट की? तो सीधे तौर पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये बात मेंशन की गई है। क्या मेंशन किया गया है? कि सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे वो इंडिया को एक वेलफेयर कंट्री बना सके, और उसी के सजेशंस डीपीएसपी के अंदर दिए गए हैं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। देखो ये बिल्कुल सही है, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सब बेसिक्स में आ जाते हैं ना। फंडामेंटल राइट डायरेक्टली नहीं, लेकिन जैसे इक्वालिटी है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो
लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर। क्या संविधान के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिफाइन किया गया है? अगर डिफाइन किया गया होता तो शुरू से 1950 से ही हमें पता होता बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बट वो तो हम बात करते हैं कि 1973 में केशवानंदा भारती केस आता है और सुप्रीम कोर्ट बताती है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो मतलब संविधान नहीं, सुप्रीम कोर्ट बताती है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू to safeguard the citizens' liberties and preserve the ideals on which constitution is based। क्या संविधान के अंदर एक्सप्लिसिटली सीधे तौर पे जुडिशियल रिव्यू के बारे में कुछ लिखा गया है? सीधे तौर पे क्या लिखा गया, ऐसी कोई टर्म यूज की गई जुडिशियल रिव्यू? तो बिल्कुल भी नहीं। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलोगे सर आर्टिकल 13 में लिखा तो गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, नलीफाई कर सकती है। ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसी कोई भी कन्वेंशन जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगी, क्या वहां पे जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है? वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए बताया गया है। हाँ, वो आर्टिकल है जिसका इस्तेमाल करके जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। बट क्या जुडिशियल रिव्यू को कहीं पे एक्सप्लेन किया गया है? क्या होगा जुडिशियल रिव्यू, इसके बारे में बात की गई है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, ऐसा नहीं है। राइट। सो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाएंगी। वही बात जो मैंने आपको बताई कि केशवानंदा भारती केस में खास तौर पे बताया गया कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, और ये भी क्लियर किया गया कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। सो आप जुडिशियल रिव्यू को अमेंडमेंट करके खत्म नहीं कर सकते। मतलब वो सारे आर्टिकल्स जो जुडिशियल रिव्यू की पावर कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली आप बोल सकते हो देते हैं जुडिशरी को, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हो। राइट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। In context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही जो है, इसके रिलेटेड कौन सा करेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमें बताया जा रहा है? नंबर 1, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक ऐसी एजेंसी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के स्कोप को और बढ़ाएगी। नंबर 2, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगी। फेडरलिज्म मतलब सेंटर स्टेट की पावर्स में डिवीजन होना। नंबर 3, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक ऐसी एजेंसी जो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम करेगा। नंबर 4, एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। सरकार की जो पॉलिसीज आ रही हैं उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी क्या इनकी रहती है? तो देखो सिंपल चीज है, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो, एट द एंड मान लो आप आईएएस बनते हो, तो आप क्या करोगे? सरकार की पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड एट द एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं, पॉलिसी मेकिंग के अंदर आप चले जाओगे। राइट। जहां पे बड़े बड़े आप बोल सकते हो सेक्रेटरीज हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब इट इज ऑल अबाउट कि पब्लिक पॉलिसी को आपने इंप्लीमेंट करना है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया एज वेल। इसको आपने याद रखना है। ब्यूरोक्रेसी को बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि देखो ये आपके मिनिस्टर्स की तरह कुछ टाइम के लिए नहीं आते हैं। एक बार जॉब ज्वाइन किए तो लंबे समय के लिए आप बोल सकते हो इंडिया को सर्व करते हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है जिसका काम है पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाना। राइट। इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। प्रीएम्बल क्या है? नंबर 1, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। इंडिया के संविधान का पार्ट है, कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। नंबर 2, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट आइदर। ना तो पार्ट है ना ही कोई लीगल इफेक्ट है। नंबर 3, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट। संविधान का पार्ट भी है प्लस लीगल इफेक्ट भी उतने जितना फंडामेंटल राइट या किसी और पार्ट का होता है। नंबर 4, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। पार्ट तो है संविधान का बट अकेला एकमात्र प्रीएम्बल के बेसिस के ऊपर इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे पार्ट के साथ जोड़ के इसको देखा जाए तो लीगल इफेक्ट में ये आ जाता है। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है बट फोर्थ स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि ज्यादा सही तरीके से बताया गया कि देखो इंडिपेंडेंटली इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, बट प्रीएम्बल के अंदर जो लिखा गया है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक
एक डायरेक्शन है जो प्रीएम्बल आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में संविधान बात करता है, बिकॉज इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो स्टेटमेंट नंबर डी जो है ये हमारी करेक्ट यहां पे हो जाती है। तो यहां पे ध्यान से देखो, इन केशवानंदा भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद से हम इसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। द प्रीएम्बल सेट्स आउट द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड these have been embodied in various provisions of the constitution। अब देखो बेसिक एम जो है वो प्रीएम्बल के अंदर, बेसिक फिलॉसफी जो है वो प्रीएम्बल के अंदर लिखी गई है, जिसको आगे एक्सप्लेन कर करके अलग अलग संविधान के पार्ट्स के अंदर मेंशन किया गया है। नंबर 3 इसमें दिया गया था certainly does not have a legal effect independently since it cannot be enforced in the court of law। इसकी एनफोर्समेंट नहीं हो सकती है, प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिशिएबल, इस वजह से अकेला तो लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। बट अगर हम देखें कि फंडामेंटल राइट्स को आप एनफोर्स कर रहे हो, वहां पे आप इक्वालिटी को, लिबर्टी को एनफोर्स कर रहे हो, तो वो प्रीएम्बल के अंदर लिखा तो गया है, राइट। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पार्ट 4 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 स्टेटमेंट है, आपने बतानी है कौन सी करेक्ट है। नंबर 1, दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। क्या डीपीएसपी को एनफोर्स किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, अभी मैंने आपको बताया, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। नंबर 2, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। अगर ऊपरा स्टेटमेंट गलत है तो नीचे वाला सही होगा, क्योंकि ऑपोजिट है। नंबर 3, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस्ड इन मेकिंग लॉज बाय द स्टेट। स्टेट किस तरीके के लॉ बनाएगा उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, एक तरीके से आप बोल सकते हो, इसको ऐड किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सुजेशंस ही तो है कि किस तरीके की पॉलिसी बनानी है। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही है और करेक्ट ही यहाँ पे पूछा गया था, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसको आपने याद रखना है कि जो आपके डीपीएसपीज हैं पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ऐड किए गए हैं, और ये नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है, कोर्ट ऑफ लॉ में ये एनफोर्स नहीं किए जा सकते। दीज आर सजेशंस टू द स्टेट टू मेक अ पॉलिसीज, दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज जो इंडिया को एक वेलफेयर कंट्री बनाने में हेल्पफुल रहेंगी। दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a person who is eligible to vote can be made a minister in state for 6 months even if he or she is not member of the legislature of that state। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट आपको सही लगेगी कि हमने पढ़ा है जी, जब हमने लक्ष्मीकांत को पढ़ा तो हमने इस चीज को पढ़ा है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई वोटर एमएलए या एमपी नहीं है तो उसको बनाया जा सकता है एक मिनिस्टर, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर उसको एमपी एमएलए बनना पड़ेगा अगर वो मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, स्टेटमेंट में बोला है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट। एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट मतलब वो पर्सन जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, और उसकी मिनिमम एज हमारे पास यहाँ पे क्या है, 18 साल। 18 साल का बंदा वोट तो कर सकता है, लेकिन 18 साल का बंदा मिनिस्टर नहीं बन सकता। उसके लिए लोकसभा में एंड आपकी विधानसभाओं में क्या मिनिमम एज है, 25 साल। सो 25 साल या उससे ज्यादा की आपकी एज है, आप वोट करने के लिए एलिजिबल हो, वो भी तो एलिजिबल है, और 25 साल इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनिस्टर बनाने के लिए भी, राइट। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। सो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, 18 साल वाला थोड़ा ना मिनिस्टर बनेगा। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years is permanently disqualified from contesting the elections even after his release from the prison। वो बोल रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को 5 साल के लिए जेल की सजा हो जाती है तो वो परमानेंटली वो आप बोल सकते हो इलेक्शन से बाहर हो जाएगा, उसको इलेक्शन में कंटेस्ट करने का अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे उसका 5 साल का टर्म भी पूरा हो जाए। लेकिन प्रेजेंटली हमारे देश में ये प्रोविजन नहीं है।
जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, ये सिर्फ इतना बोलता है कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की अगर इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है तो वो पर्सन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और वो अगर एमपी एमएलए है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद वो कभी भी इलेक्शंस नहीं लड़ पाएगा, ये नहीं है। सो ये परमानेंटली डिस्क्वालीफाई वाला अगर ना लिखा होता फिर ये स्टेटमेंट सही थी। अभी ये स्टेटमेंट हमारी दोनों की दोनों गलत हो गई है। सो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, राइट। इस चीज को आपने याद रखना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो एक्सप्लेनेशन थी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया पॉलिटी से डायरेक्टली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, the president of India can summon a session of parliament at such a place as he or she thinks fit। ये बिल्कुल सही है। सीधे तौर पे संविधान में लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का सेशन जब और जहां चाहे वहां बुला सकता है। हम बुलाया पार्लियामेंट के हाउस के अंदर ही जाता है, बट ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके अलावा भी कहीं हो सकता है। Number 2, the Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions। पहली बात, संविधान में कहीं पे भी 3 सेशन का जिक्र नहीं है। दूसरी बात, संविधान सिर्फ इतना बोलता है कि साल में 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ आता है कि साल में 2 सेशंस तो होने चाहिए। एक बार फिर से सुनो, संविधान में कहीं पे भी 3 सेशंस के बारे में जिक्र है ही नहीं। दूसरी बात, जो आर्टिकल 85 है वो खास तौर पे ये मेंशन करता है कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ हो सकता है। तो मतलब साल में 2 सेशंस तो करवाने पड़ेंगे, फिर ही 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप आपका 6 मंथ होगा। तो मतलब 2 सेशंस मैंडेटरी हैं, 3 की तो कोई बात ही नहीं है। Number 3, there is no minimum number of days that parliament is required to meet in a year। यहाँ पे कोई भी मिनिमम नंबर नहीं है कि कम से कम इतने दिन उनको सेशन करना ही पड़ेगा। हाँ, वो चीज है कि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ हो सकता है, लेकिन सेशन में कितने डेज का सेशन होगा वो यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप देखो, बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, सेकेंड नंबर पे आता है मॉनसून सेशन, और सबसे छोटा सेशन जो है वो आपका रहता है विंटर सेशन। तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा बजट सेशन किस डेट को स्टार्ट होगा, किस डेट को खत्म होगा। संविधान कोई मिनिमम नंबर नहीं बताता कि इतने दिन का वो सेशन होना ही चाहिए। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। सो मतलब 1 और 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, और बाकी सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट सेशंस को सम्मन करता है, प्रोरॉग करता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो 2019 वाला हमारा सेशन हुआ था उसमें भी मैंने आपको ये डिस्कस करके बताया है कि 85 जो आर्टिकल है इसके अंदर ये बात मेंशन की गई है कि पार्लियामेंट का जो सेशन है वो कब और कहां होना है, ये कौन डिसाइड करेगा। समनिंग एंड प्रोरोगेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। आपने याद रखना है, सेशन के रिलेटेड अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं। एक तो होता है समन करना, मतलब सेशन को बुलाना। एक होता है प्रोरॉग करना, मतलब सेशन को खत्म करना। एक होता है डिसॉल्व करना, मतलब आपके पूरे के पूरे लोकसभा को रद्द ही कर देना। ये तीनों चीजें कौन करता है? ये तीनों चीजें करता है प्रेसिडेंट। लेकिन अगर सेशन को कुछ दिन के लिए स्थगित करना हो और दोबारा फिर से रीस्टार्ट करना हो, वो कौन करता है? वो जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा सदन का, राइट। ये बातें आपने याद रखनी है। दैट्स इट। ये थे वो 16 क्वेश्चन जो 2020 के अंदर पॉलिटी वाले सेक्शन से पूछे गए। पॉलिटी हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। इसी तरीके से हमारी ज्योग्राफी की एंड हिस्ट्री की वीडियोस भी अपलोड हुई हैं। ईयर बाय ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया, डिटेल्ड डिस्कशंस रही हैं। सो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखना है, पॉलिटी की प्रीवियस वीडियोस को, क्योंकि 2014 से 2023 तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, हम उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल चैनल दैट इज निम्बस एकेडमी आईएएस पे। सो आपने प्लेलिस्ट चेक करनी है रिलेटेड टू यूपीएससी। और यूपीएससी के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और हमारी ऑफिशियल जो ऐप है उसको आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।